चलिए आज एक ऐसे गहरे सवाल को समझते हैं जिसने दशकों से बड़े बड़े जानकारों को भी हैरान कर रखा है। तो सवाल यही है जो इस पूरी बातचीत का आधार है कि भाई एक महाद्वीप जो कुदरती दौलत से माला माल है, वहाँ के लोग इतनी गरीबी में क्यों जी रहे हैं। आइए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अंदाज़ा लगाइए, दुनिया के जितने भी खनिज भंडार हैं ना, उनका लगभग 30% हिस्सा अकेले अफ्रीका महाद्वीप में है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। और जब हम दौलत की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक दो चीजों तक सीमित नहीं है। यहाँ तेल और गैस के बड़े बड़े भंडार हैं। हमारी बैटरियों में लगने वाला ज्यादातर कोबाल्ट यहीं से आता है। साथ में सोना, हीरे और खेती के लिए जमीन की तो कोई कमी ही नहीं। और इन सब के ऊपर यहाँ की युवा आबादी, जो एक बहुत बड़ी ताकत है। तो फिर गड़बड़ कहाँ है? यहीं पर एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं रिसोर्स कर्स, यानी संसाधन का अभिशाप। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, कि कैसे दौलत का खजाना ही तरक्की का दुश्मन बन जाता है और देश को आगे बढ़ने से रोक देता है। इस अभिशाप की जड़ें समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा, क्योंकि आज जो आर्थिक ढांचा दिखाई देता है ना, उसकी नींव बहुत पहले रखी गई थी। औपनिवेशिक मॉडल बहुत ही सीधा और सरल था। अफ्रीका से कच्चा माल निकालो, उसे यूरोप भेजो और सारा का सारा मुनाफा वहीं कमाओ। मतलब शोषण का एक बिल्कुल सीधा साधा सिस्टम। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन अर्थव्यवस्थाओं को कभी आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया। उनका मकसद स्थानीय उद्योग, टेक्नोलॉजी या शिक्षा को बढ़ावा देना था ही नहीं। रेलवे लाइनें भी शहरों को आपस में जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि खदानों को सीधे बंदरगाहों से जोड़ने के लिए बिछाई गई थीं। और जानते हैं, ये मॉडल आज भी जिंदा है। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका कोको का उदाहरण है। अफ्रीका दुनिया के सबसे बड़े कोको उत्पादकों में से एक है, जिसे बहुत ही कम कीमत पर एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन फिर वही देश बाहर बनी हुई महंगी चॉकलेट इंपोर्ट करते हैं। मतलब सारा फायदा, सारे वैल्यू वो तो प्रोसेसिंग में है, जो कहीं और होती है। तो सवाल उठता है कि आज़ादी के बाद क्या बदला? हाँ, राजनीतिक कंट्रोल तो बदल गया, लेकिन क्या आर्थिक कंट्रोल भी बदला? आज इस पूरी मशीन को चला कौन रहा है? असल में आज भी ज्यादातर बड़ी खदानें और तेल के कुएं या तो विदेशी कंपनियों के हाथ में हैं, या फिर विदेशी सरकारी कंपनियों के, या फिर वहां के कुछ चुनिंदा ताकतवर लोगों के नेटवर्क के कंट्रोल में। इसका सीधा मतलब है कि मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश से बाहर चला जाता है। ये एक लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। अक्सर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें पारदर्शिता नहीं होती, रॉयल्टी बहुत कम होती है। नतीजा, देश की सरकार को मिलता है थोड़ा सा राजस्व और स्थानीय लोगों के हिस्से में आता है प्रदूषण और कम मजदूरी। और ये जो पैसा आता है ना, ये अक्सर भ्रष्टाचार की आग में घी का काम करता है। सोचिए, जब किसी सरकार को पैसा जमीन खोदकर आसानी से मिल रहा हो, तो उसे अपने लोगों पर टैक्स लगाने और उनके प्रति जवाबदेह होने की जरूरत कम महसूस होती है। और फिर ये पैसा विकास में लगने के बजाय कुछ खास लोगों की जेबों में चला जाता है। तो इस पूरे टूटे हुए सिस्टम का जमीन पर क्या असर होता है? ये सिर्फ अर्थशास्त्रीय आंकड़ों का खेल नहीं है। इसके परिणाम बहुत ही गहरे और कई बार विनाशकारी होते हैं। इसका सबसे दुखद नतीजा है संघर्ष खनिज या कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स की समस्या। ये वो खनिज हैं जिन्हें हथियारबंद गुट निकालते हैं, ग्लोबल मार्केट में बेचते हैं और फिर उसी पैसे से और हथियार खरीदकर लड़ाई को सालों साल जारी रखते हैं। यहाँ कुछ बड़े उदाहरण हैं। हीरे, कॉल्टन जो हमारे फोन में इस्तेमाल होता है, और सोना। ये वो संसाधन हैं जो तरक्की का जरिया बनने के बजाय अक्सर जंग का ईंधन बन जाते हैं। देखिए, दौलत बनाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है सिर्फ कच्चा माल एक्सपोर्ट करते रहना, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों पर निर्भर रहता है, मतलब बहुत ज्यादा अस्थिर। और दूसरा रास्ता है एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना, जो मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और अपने ब्रांड्स पर टिकी हो, जैसा कि दुनिया की सफल अर्थव्यवस्थाओं ने किया है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ना इतना आसान भी नहीं होता, खासकर जब आपका बुनियादी ढांचा ही कमजोर हो। फैक्ट्रियों को 24 घंटे बिजली चाहिए, सामान लाने ले जाने के लिए अच्छी सड़कें और पोर्ट चाहिए। जब ये सब नहीं होता तो खदान से माल निकालकर सीधे एक्सपोर्ट कर देना ज़्यादा आसान लगता है, और ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ निराशा की नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पूरा अफ्रीका एक जैसा नहीं है।
और इस पुराने मॉडल को तोड़ने के लिए अब बहुत ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि स्थानीय प्रोसेसिंग प्लांट लग रहे हैं ताकि वैल्यू देश के अंदर ही रहे। देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़ रहा है, नए नए टेक्नोलॉजी हब बन रहे हैं और कई देश रिन्यूएबल एनर्जी में भारी निवेश कर रहे हैं। बदलाव की रफ्तार भले ही धीमी हो, पर बदलाव हो जरूर रहा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इस विरोधाभास का हल एक बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण अंतर को समझने में छिपा है। और यही वो सबसे बड़ी बात है। असली दौलत सिर्फ जमीन के नीचे मौजूद चीजों के मालिक होने से नहीं आती। असली दौलत आती है उस टेक्नोलॉजी, उस प्रोसेसिंग और उन ब्रांड्स को कंट्रोल करने से जो उस कच्ची चीज को एक कीमती प्रोडक्ट में बदल देते हैं। तो असली खेल मालिकाना हक का नहीं, कंट्रोल का है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं, लेकिन अब एक नई समझ के साथ। असली चुनौती ये है कि इस कच्चे धन को वास्तविक टिकाऊ धन में कैसे बदला जाए, जिससे आम लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। यही वो सवाल है जो अफ्रीका